हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश को लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश को की हमें लर्न करने की ज़रूरत क्यों है। तो इंग्लिश को हमें लर्न करने की ज़रूरत कई उद्देश्य से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इंग्लिश को जो हम पढ़ सकते हैं वो कई तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट, इंग्लिश को जो हम लोग पढ़ सकते हैं एज ए सब्जेक्ट और एज ए लैंग्वेज के थ्रू हम लोग इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश को पढ़ने के लिए एज ए सब्जेक्ट, तो इंग्लिश को अगर हम लोगों को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है तो कहाँ पर हम लोगों को एज ए सब्जेक्ट इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एज ए सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों के जो बैंक के एग्ज़ाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। अगर मैं बात करूँ एसएससी के एग्ज़ाम से, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, और जो हमारे स्टेनोग्राफर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। ऐसे ही मैं बात करूँ इंश्योरेंस एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे एलआईसी हो गया, एनआईसीएल हो गया, इन सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। ऐसे ही मैं बात करूँ डिफेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सीडीएस का एग्ज़ाम हो गया, एनडीए का एग्ज़ाम हो गया, इसमें इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। तो इंग्लिश को अगर हमें एज ए सब्जेक्ट लर्न करना है तो इंग्लिश के हमें सारे ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट करने ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा हमें वोकैब पोर्शन को कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें इंग्लिश में ग्रामर पॉइंट के अलावा वोकैब पोर्शन भी पूछा जाता है। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा पैसेज हो गए, PQRS हो गए, फिलिंग द ब्लैंक हो गया। उसके अलावा हमारे इंग्लिश स्पेलिंग में जो एरर होते हैं वो भी हमारे वोकैब के पोर्शन में आते हैं। यानी कि अगर हमें एज ए सब्जेक्ट बेस को पढ़ना है तो हमें सारा टॉपिक को कंप्लीट करना ज़रूरी होगा, जो हम इस चैनल के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट सेशन करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश को पढ़ना एज ए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हम लोग कैसे सीखते हैं। अगर हम लोगों की इंग्लिश जो है मदर टंग है तो हम लोगों को इंग्लिश को उसके टेंस के हिसाब से नहीं सीखने की जरूरत पड़ती। हम लोग अपनी सोसाइटी के थ्रू या अपने आस पड़ोस में या अपने घर में ही रहकर इसको ईजिली सीख सकते हैं। जैसे हमारी जो मदर टंग है वो क्या है, इंग्लिश, हिंदी है। हमारी जो मदर टंग है वो क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो हमें हिंदी को सीखने के लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ता। हम लोग उस हिंदी को अपने घर पर ही अपनी सोसाइटी के थ्रू इजीली सीख लेते हैं। जैसे अमेरिका या ब्रिटेन के लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कहीं पर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनको हिंदी सीखने के लिए टेंस की आवश्यकता होगी, यानी कि स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। उनको सीखना पड़ेगा कि हमें हिंदी को कैसे बोलना है। लेकिन इंग्लिश उनकी मदर टंग होती है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमारी मदर टंग हिंदी होती है तो हमें उसे लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश को एज ए अदर लैंग्वेज के रूप में सीखना चाहते हैं तो हम लोगों को टेंस वगैरह के स्ट्रक्चर, वर्ब वगैरह हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये सब सीखना इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ में ढेर सारी प्रैक्टिस, स्पीकिंग करने की ढेर सारी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है अगर हम इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमें डेली यूज़ में इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सीख पाएंगे। तो चलो हम लोग बात करते हैं इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट हमें कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो कौन कौन से टॉपिक होंगे, यानी कि मैं बात करूँ ग्रामर के सारे टॉपिक की, जैसे कि हमारा टेंस हो गया है, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, आर्टिकल्स हो गए हैं। ठीक है, हमारे इंटरजेक्शन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, आर्टिकल्स, ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो एज ए सब्जेक्ट आते हैं, जो हम लोगों को कवर करने वो ज़रूरी होते हैं इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो अभी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इंग्लिश में कौन सा टॉपिक हम लोग आज थोड़ा पढ़ने वाले हैं, हम लोग कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो हम लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है टेंस। टेंस एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का। अगर हम लोगों को टेंस नहीं आता, हम लोगों को नहीं पता कि हमें कहाँ पर प्रेजेंट यूज़ करना है, कहाँ पर पास्ट यूज़ करना है, कहाँ पर फ्यूचर यूज़ करना है, तो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। जैसे हम कोई बात बोलना चाहते थे पास्ट में
और हम लोगों ने फ्यूचर में बोल दिया, तो जो बोलना चाहते थे उसका इफ़ेक्ट गलत बन के आएगा। इसलिए टेंस का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी टेंस टेंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, टेंस क्या होता है? तो टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें टेंस का स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी होता है। टेंस अपने आप में क्या होता है? टेंस इज़ ए पार्ट ऑफ टाइम। टेंस जो होता है अपने आप में टाइम का एक पार्ट होता है। तो मैं बात करूँ टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस हमारा जो होता है प्रेजेंट, टेंस हमारा जो होता है पास्ट और फ्यूचर। टेंस के हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट वो होता है जो हम इस टाइम अनुभव करें, जो हम इस टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पास्ट क्या होता है? जो हम एक्सपीरियंस कर चुके, जो हमने अभी कुछ देर पहले किया या हमने जो अभी कल किया, परसों किया या पहले कभी किया, तो वो सब हमारा पास्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा निकल चुका है। फ्यूचर क्या होगा? जो हम लोग आगे अनुभव करने वाले होंगे वो हमारा क्या होगा? फ्यूचर होगा। प्रेजेंट क्या होगा? जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं। पास्ट क्या होगा? जो हम लोग अनुभव कर चुके हैं। और फ्यूचर क्या होगा? जो हम लोग आगे अनुभव करने वाले हैं। तो ठीक है, प्रेजेंट जो हम लोग इस टाइम अनुभव कर रहे हैं, पास्ट जो हम लोग अनुभव कर चुके हैं, और फ्यूचर क्या होगा अपने आप में? जो हम लोग आगे अनुभव करने वाले हैं। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया? टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट हम अनुभव कर रहे हैं, पास्ट हम अनुभव कर चुके हैं, और फ्यूचर जो हम लोग अनुभव करने वाले हैं, आगे जो हम अनुभव करने वाले हैं। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो भी 4 होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो उसके भी 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अगर हम लोगों को किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें इंडेफिनिट की पहचान करनी है, तो उसमें कंपलसरी क्या होगा जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इंडेफिनिट है? तो कंपलसरी क्या होगा? उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होना कंपलसरी होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का होना कंपलसरी होगा। उसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि इंडेफिनिट है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या वर्ब की सेकंड फॉर्म का होना कंपलसरी होगा। अगर मैं बात करूँ कॉन्टिन्यूस अगर मैं बात करूँ कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कोई भी कार्य का लगातार होना। अब कोई भी कार्य के लगातार होने के लिए जो हमें चाहिए होगा वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि अगर हमें किसी भी टेंस में कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान करनी है, तो उसमें कंपलसरी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो। अगर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है तो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस नहीं है वो। ठीक है, ऐसे ही परफेक्ट की बात करें, तो परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में हमारा हैज़ या हैव, इनके साथ में इसके अलावा पास्ट के हिसाब से हैड, और इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी होगी। अगर हमें हैज़, हैव और हैड दिख जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो तो वो परफेक्ट टेंस नहीं होगा। यानी कि परफेक्ट में हमें हैज़, हैव और हैड के अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। यानी कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो परफेक्ट नहीं होगा, चाहे प्रेजेंट की बात हो, चाहे पास्ट की, चाहे फ्यूचर की। ऐसे में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो बना हुआ है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस से बना हुआ है। ठीक है, तो परफेक्ट में हमें क्या चाहिए होता है? हैज़ या हैव, प्रेजेंट या फ्यूचर के हिसाब से, और पास्ट के हिसाब से हमें हैड चाहिए होता है। वैसे ही हमें इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हम जो लेंगे वी की जो फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म यानी कि विन होती है, इसलिए हम इसमें विन का प्रयोग करेंगे। साथ में कॉन्टिन्यूस के हिसाब से हम इसमें लेके आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि अगर हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो उसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का होना कंपलसरी होगा। तो आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ, यानी कि इंडेफिनिट अगर हमारे टेंस में आ रखा है तो हम लोग कैसे पहचान करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, या वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फ्यूचर और प्रेजेंट के हिसाब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से।
ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूस के हिसाब से बात करूँ तो प्रेजेंट है तो इज एम आर लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हो जाएगा। पास्ट है तो वाज या वर लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हो जाएगा। फ्यूचर होगा तो शैल या विल लगा के तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हम लगाएंगे तो कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करें परफेक्ट की, तो परफेक्ट में हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हैज़, हैव और हैड। साथ में कंपलसरी क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें नहीं है तो यानी कि वो हमारा परफेक्ट टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, अपने नाम में परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि वो परफेक्ट का रूल भी लेके चलेगा और कॉन्टिन्यूस का भी। तो परफेक्ट के हिसाब से वो हैज़, हैव और हैड। प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से हैज़ और हैव, और पास्ट के हिसाब से हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो बीन होता है ये अपना आप में बी की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई। कॉन्टिन्यूस के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेके आएगा। तो आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर समझ में आया। चलो आज के लिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ जो आप लोगों को बताना है। मुझे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है आई हैव ए पेन और आई हैड ए कार। इन दोनों सेंटेंस में कौन कौन सा टेंस यूज हो रखा है, तो आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि आई हैव ए पेन या आई हैड ए कार, इन दोनों सेंटेंस में कौन से टेंस का यूटिलाइज हो रखा है। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।